गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलयता। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस की द्रव में विलयता। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस विलय की ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा को विलयता कहते हैं। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका मतलब है बच्चों कि आपने कोई विलायक लिया है और उस विलायक की कोई निश्चित मात्रा ली है आपने 100 ग्राम। यहाँ इस जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो स्थायी है, स्थिर है। तो विलायक जो हमने लिया है 100 ग्राम, इसमें हम कोई ठोस विलय पदार्थ घोल रहे हैं। पहले हमने जैसे हम ठोस विलय ले रहे हैं शक्कर, हम घोले जा रहे हैं, 1 चम्मच गई, 2 चम्मच गई, 3 चम्मच गई। अब क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा घोलने पर 3-4 चम्मच के बाद में शक्कर जो है इसके अंदर घुलना बंद हो जाएगी, यानी वह जो इसकी सांद्रता होगी उस समय यह विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन, कि अब और अधिकतम विलय की मात्रा को हम इसमें नहीं घोल सकते हैं। तो जितनी इसके अंदर ठोस विलय इसमें घुलनशील हुआ वह उस ठोस विलय की विलयता कहलाती है। तो हमने इसको समझा। अब देखते हैं हम आगे कि ठोस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। सबसे पहला है विलय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। बच्चों, विलयता को प्रभावित करने के लिए दो यहाँ पर एक कारक है, विलायक की प्रकृति और ठोस की प्रकृति। देखिए ये क्या होता है, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय है क्योंकि इनके बीच आयन द्विध्रुव अंतर क्रियाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, KNO3 आदि का जल में घुलनशील होना। ध्रुवणता का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे NaCl हम जानते हैं ये एक आयनिक पदार्थ है और ये Na+ और Cl- इन दो आयनों में वियोजित हो जाता है जब हम इसको जल में विलय करते हैं। और हम जानते हैं जो जल है वो भी एक ध्रुवीय विलायक होता है जो H+ और OH- आयनों में वियोजित हो चुका होता है। तो जब हम NaCl को जल में डालते हैं तो जो ये सोडियम आयन मुक्त होते हैं, इन सोडियम आयन के चारों तरफ जल के OH- आयन इसको आकर के घेर लेते हैं। इस तरह से इसके चारों तरफ आकर के इसको घेर लेते हैं। और जो Na+ Cl- आयन है, इस Cl- आयन के चारों तरफ जल के H+ आयन आकर के इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जल के अंदर Na+ और Cl- इन आयनों का इस तरह से पृथक पृथक होकर के OH- और H+ आयनों के द्वारा घिर जाना, इसे हम कहते हैं जल योजन। इन आयनों का जल योजन। और जब जल योजन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है, जिसे हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इस चीज़ को थोड़ा समझा। अब क्या होता है कि ये NaCl H2O के अंदर आसानी से घुलनशील हो जाता है क्योंकि हमने देखा ये भी ध्रुवीय है और जो जल है वह भी ध्रुवीय है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है, वो ये है कि समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलय घुलनशील होते हैं। तो NaCl, KCl आदि जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसी प्रकार जो अध्रुवीय ठोस होते हैं जैसे आयोडीन और सल्फर, ये भी अध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं, ये प्लस में वियोजित नहीं होते। तो ये जो अध्रुवीय विलायक हैं, ये विलय हैं, ये अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 आदि में विलय होते हैं। बच्चों, एक और कंसेप्ट है कि जिन ध्रुवीय ठोस की झालक ऊर्जा कम तथा जल योजन ऊर्जा अधिक होगी उसकी विलयता भी अधिक होगी। तो झालक ऊर्जा का क्या मतलब होता है बच्चों, जो आयनिक पदार्थ होते हैं जैसे NaCl या KCl, ये क्रिस्टलीय तंत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि ये एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें Na+ और Cl- आयन जो है वह एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जब क्रिस्टल में Na+ और Cl- आयन आपस में आकर के जुड़ कर के NaCl बनाते हैं तो कुछ जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं झालक ऊर्जा। तो जिसकी झालक ऊर्जा कम होगी, यानी जो कम स्टेबल तंत्र होगा, वो आसानी से ध्रुवीय विलायकों में जल्दी ही घुलनशील हो जाएगा। और जिनकी जल योजन ऊर्जा अधिक होगी, यानी जब Na+ और Cl- को हमने देखा कि H+ और OH- किस तरह से घेर लेते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है,
तो जल योजन ऊर्जा, तो जितना ज़्यादा जल योजन होगा इन आयनों की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी जल के अंदर, यानी कि इनकी घुलनशीलता भी ज़्यादा होगी। तो जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा और झालक ऊर्जा का मान कम। जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा और झालक ऊर्जा का मान कम है जिन भी आयनिक यौगिकों के लिए उनकी विलयता अधिक होती है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक है किसी भी ठोस विलय के विलायक में घुलने का, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से किस तरह से विलयता इफेक्ट होती है, देखिए कि संतृप्त विलयन बनने की प्रक्रिया निम्नानुसार होती है। अविलय ठोस को हमने विलायक में डाला और बना विलयन। तो यहाँ पर जो इस अभिक्रिया की एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी में परिवर्तन है डेल्टा एच विलयन की, वो हो सकता है प्लस या माइनस x किलो कैलोरी। धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है x किलो कैलोरी। तो देखिए कैसे हम इस चीज़ को समझते हैं। ला शातेलिए के नियमानुसार उन्होंने कहा था कि यदि डेल्टा एच का मान इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से डेल्टा एच का मान ज़्यादा है, यानी कि डेल्टा एच का मान कैसा है, धनात्मक, पॉजिटिव है, तो विलय को विलायक में घोलने की क्रिया ऊष्माशोषी होगी। यानी डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है तो हम जानते हैं अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप बाहर से टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विलय की द्रव में विलयता भी बढ़ेगी। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विलयता बढ़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण के लिए देखिए NH4Cl, KCl, AgNO3, NaNO3, Ki, ये जितने भी विलय पदार्थ हैं, जब हम इसको किसी विलायक में घोलते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण होता है क्योंकि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है। तो इन सब के लिए जब हम इनको घोलते हैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनकी विलयता भी बढ़ेगी। लेकिन यदि डेल्टा एच का मान इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से भी कम है, अर्थात डेल्टा एच का मान 0 से कम है यानी ऋणात्मक है, तो ऐसी परिस्थिति में ठोस विलय को द्रव में विलय करने पर ऊष्मा मुक्त होगी। यानी डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो जो अभिक्रिया है वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। और ऐसी परिस्थिति में ताप बढ़ाने पर विलयता में कमी होगी। ऑलरेडी जब विलय घुल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और ऊपर से हम और बाहर से अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस विलय की जो विलयता है वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है NaOH, लिथियम सल्फेट और कैल्शियम एसीटेट, CaCH3COO होल ट्वाइस। बच्चों एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, ग्लूबर लवण। ग्लूबर लवण का सूत्र होता है Na2SO4.10H2O। ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी विलयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है लेकिन इसके अधिक तापमान पर कम हो जाती है, क्योंकि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसके अंदर जो ये क्रिस्टलन जल होता है यह बाहर निकल जाता है। तो ग्लूबर लवण, इसका सूत्र पूछा जा सकता है 1 नंबर में, इससे आप याद रखिएगा।